हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स के लिए जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है, उस क्वेश्चन बैंक से मैट्रिसेस चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिसेस ये चैप्टर आपको क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट हमें पता है। इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ऐसे 4 सेक्शंस आपको रहेंगे। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल MCQ पूछे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सब क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए आंसर इन 1 सेंटेंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बैंक में भी हमें मैट्रिसेस चैप्टर में क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 5 तक ऐसे टोटल 5 मेन क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में टोटल MCQ है, तो हम शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस चैप्टर के क्वेश्चन फर्स्ट से। लुक हियर, यहाँ पे हमें MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं 2 मार्क्स के लिए। ये आपको पूछा जाएगा सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 यहाँ पे है द एडजॉइंट ऑफ 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1। इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट यहाँ देखिए ऑप्शन में से और एडजॉइंट इसका चूज करना है। मैं आपको एडजॉइंट फाइंड करने का एक शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। क्या दिया है मैट्रिक्स? 3 - 3 4, फिर 2 - 3 4 और फिर 0 - 1 1। हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, अब इस रो को नीचे हमें कॉपी करना है। फर्स्ट रो को 3 - 3 4, फिर सेकंड रो को कॉपी करना है 2 - 3 4। ओके, अब इस फर्स्ट कॉलम को यहाँ कॉपी करना है हमें 3 2 0 3 2 और फिर इस सेकंड कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को कॉपी किया, आप सेकंड कॉलम को कॉपी करेंगे -3 - 3 -1 -3 -3। ठीक है, अब इस फर्स्ट कॉलम को और इस फर्स्ट रो को हमें स्किप करना है। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का। ठीक है, एडजॉइंट हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। -3 × 1 -3, -1 × 4 -4, -3 + 4, यहाँ पे लिखेंगे हम 1। ओके, अब इन दोनों के प्रोडक्ट से आपको इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। पहले हमने इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया है, इस प्रकार से ऐसा लिया था। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। -1 × 4 -4, -3 × 1 +3, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। ओके, तो -4 + 3, -4 + 3 का आंसर हमें -1 मिलेगा। लेकिन देखिए, हम ले रहे हैं वर्टिकल एलिमेंट्स, लिखना है हमें हॉरिजेंटल। खड़ा ले रहे हैं लेकिन हमें लिखना है हॉरिजेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट लिखूंगा मैं -1। अब इसी प्रकार से इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट -12, इन दोनों का प्रोडक्ट -12, -12 -12 मतलब -12 + 12, -12 + 12 का आंसर हमें मिलेगा 0। ओके, तो एडजॉइंट का फर्स्ट रो रहेगा -1 -1 0। आप सेकंड रो फाइंड कर सकते हो। कैसा करना है? इन दोनों के रोस, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करके यहाँ पे लिखना है। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करके यहाँ पे लिखना है। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करके यहाँ पे लिखना है। लेकिन अब देखिए, अगर हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो 1 - 1 0 ये ऑप्शन, ये फर्स्ट रो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन? बी। तो रिमेनिंग सेकंड और थर्ड रो यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का डेफिनेटली आंसर आपका रहेगा बी। ठीक है, ये वेरी शॉर्टकट मेथड है आपका एडजॉइंट फाइंड करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहां पे इनवर्स पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिक्स ए दिया है और मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा गया है। लुक हियर, हमें पता है A इनवर्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला अगर हम लेते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड का, तो A इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास रहता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है ना? लुक हियर, अगर आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो वो आपको 1 मिलेगा। देखिए, आप देख सकते हो
कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, फिर इसके बाद साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, फिर 0 0 1, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। अब कॉस अल्फ़ा अगर हमने कंसीडर किया तो इसके प्रोडक्ट से इसका प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब ये मिलेगा हमें कॉस अल्फ़ा माइनस 0। जब सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो एलिमेंट का साइन चेंज करना है, प्लस साइन अल्फ़ा। इसके रो से इसके कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, इसका मतलब ये मिलेगा साइन अल्फ़ा माइनस 0। और थर्ड एलिमेंट डेफिनेटली आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोडक्ट जो भी रहेगा उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। तो देखिए ये मिलता है आपको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है ना। कॉस अल्फ़ा माइनस 0 मतलब कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस 0 साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 1। इसका मतलब हमें जो मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो हमें 1 मिल रहा है। तो A इनवर्स इक्वल्स टू क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं A इनवर्स इक्वल्स टू 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 1 मिल रहा है। ओके, तो इसका मतलब A इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा? एडजॉइंट ऑफ A। देखिए यहाँ पे आपको A इनवर्स इज ऐसा पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन आंसर जो है इसका ऑप्शन C आंसर रहेगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में दिए गए हैं, इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म दिया गया है। ओके, इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स है x y z। ठीक है ना। यहाँ पे और इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मतलब x y z के वैल्यूज यहाँ पे पूछे गए हैं। लुक हियर, मैं यहाँ 1 0 1 -1 1 0 इसको लिख लेता हूँ, 0 -1 1, और यहाँ पे है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू हमारे पास है 1 1 2। यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है इनका अगर आप प्रोडक्ट लेते हो डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। सपोज हमने प्रोडक्ट लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस प्रकार से लेना पड़ेगा। तो ये मिलेगा हमें x प्लस 0y प्लस जेड इक्वल टू बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस 1 मिलेगा। फिर यहाँ पे माइनस x प्लस वाई प्लस 0z इक्वल्स टू 1 मिलेगा। फिर यहाँ पे 0x, ओके, फिर है माइनस y, फिर है प्लस z इक्वल्स टू हमें 2 मिलेगा। ठीक है ना। 0x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 2। अब इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हर एक, ध्यान दीजिए, हर एक ऑप्शन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। जो ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। अगर 1 1 1 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 1 प्लस 0 प्लस 1 2 मिल रहा है, तो ये पहला ऑप्शन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तीनों इक्वेशन हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर पहला इक्वेशन सेटिस्फाई होते रहता तो हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते, तो इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। अब ये ऑप्शन अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया 0 -1 2, 0 -1 2 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो भी 2 मिल रहा है आंसर, इसका आंसर 1 मिलना चाहिए था, तो ऑप्शन बी भी हम छोड़ देते हैं। अब ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। अगर ऑप्शन सी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 2, तो देखिए यहाँ पे हमें आंसर 1 मिल रहा है पहले इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ ये -1 होगा प्लस ये 0 होगा और ये फिर प्लस 2, तो इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, 1। ठीक है। तो अब यही हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ओके, सेकेंड इक्वेशन में अगर इसे सब्स्टिट्यूट किया हमने तो क्या मिलेगा, -1, देखिए यहाँ पे -1 प्लस 1 होगा। यहाँ पे अगर y हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो प्लस 2 मिलेगा, और यहाँ पे z का वैल्यू अगर सेकंड इक्वेशन में हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 मिलेगा। इसका आंसर हमें 3 मिल रहा है आंसर, लेकिन 1 चाहिए था, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं है। अब बचा कौन सा ऑप्शन, डी। ये डेफिनेटली इसका आंसर रहेगा, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए बी सी तीनों इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ऑप्शन डी इसे डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। चाहे तो आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। -1, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू अगर 2 रखा तो आंसर हमें 1 मिल रहा है। सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, यहाँ पे 1 + 0 + 0 इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। ओके, थर्ड में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 0, देखिए 0
-0 + 2, यहाँ पे भी आंसर हमें 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑप्शन डी यहाँ का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐसा कहा गया है। ओके, अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स ए जो है इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है। सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। लुक हियर, अगर हम इसे देखते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। अब फिलहाल इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिटर्मिनेंट अगर इसका हम फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इट विल बी ओमेगा क्यूब माइनस 1। सेकेंड एलिमेंट लेते हैं तो साइन चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस लेना है। इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट ओमेगा रेज टू 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट ओमेगा मिलेगा, प्लस ओमेगा इंटू, अब इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट ओमेगा स्क्वायर माइनस यहाँ पे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू ओमेगा क्यूब माइनस 1, मतलब ओमेगा क्यूब माइनस 1 ही रहेगा 1 से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज टू 4 माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब मिलेगा। ओके, और ये थर्ड एलिमेंट हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है ना। अब देखिए ओमेगा क्यूब जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा जो है ओमेगा क्यूब का वैल्यू देखिए, ये ओमेगा क्यूब प्लस ये ओमेगा क्यूब, इट विल बी 2 ओमेगा क्यूब। ठीक है ना। तो ये देखिए हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमें 1 लिखते आएगा। तो ये रहेगा 1 माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज टू 4, मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब का वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो देखिए ये आंसर क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, इसका मतलब 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है ना, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। चाहे तो आप इस स्टेप में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हमने देखा है, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा है। सिंस ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 11th स्टैंडर्ड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है वहाँ पे हमने ये पूरा कंसेप्ट सीखा है। ठीक है, तो ओमेगा अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भी हम 0 ले सकते हैं, हमें पता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 इंटू, अब 1 से ये ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 माइनस 1, ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, अगर ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है तो ओमेगा रेज टू 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 इंटू ओमेगा, इट विल बी ओमेगा, मतलब ओमेगा रेज टू 4 का वैल्यू ओमेगा है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे ओमेगा रेज टू 4 का वैल्यू हम ओमेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए ये ओमेगा माइनस ओमेगा 0 होगा, ये 1 माइनस 1 0 होगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब ये फर्स्ट टर्म 0 है, सेकंड टर्म 0 है, थर्ड टर्म 0 है, तो इसका कंप्लीट आंसर हमें 0 मिलेगा। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये दिया हुआ जो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स किस प्रकार का मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो यहां पे देखिए 4 का आंसर जो है ए रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 5 में मैट्रिक्स ए दिया है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इक्वल्स टू 0 दिया है, और यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स ए इंटू ए, ओके। फिर माइनस 6 इंटू मैट्रिक्स ए प्लस 7 इंटू मैट्रिक्स आई इक्वल्स टू 0। अब यहां पे a का वैल्यू देखिए क्या है, 4 माइनस 1 माइनस 1 के, 4 माइनस 1 माइनस 1 के, यहाँ पे भी मैट्रिक्स ए सब्स्टिट्यूट करना है, 4 माइनस 1 माइनस 1 के। और यहाँ पे अब ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, तो ये भी ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा 1 0 0 1 और इक्वल टू 0। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4 16, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इट विल बी प्लस 1, 16 प्लस 1 17, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, माइनस 1 इंटू के, ये माइनस 4 माइनस के रहेगा, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 के इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस के माइनस 4 माइनस के, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 के इंटू के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 24, यहाँ माइनस 6 6 के, ओके, प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7007 इक्वल्स टू। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हर एक मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, इसका आंसर भी ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स ही आएगा। तो यहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स है ये भी हम ऑर्डर 2 का जीरो मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है तो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स पे ऑर्डर 2 का ही रहेगा। अब यहाँ पे ये 7 माइनस 24 इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्शन लिया, फिर माइनस 4 माइनस के माइनस माइनस प्लस 6 बनेगा, ओके। फिर यहाँ पे माइनस 4 माइनस के प्लस 6, यहाँ 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 6 के, इस प्रकार से मिलेगा, प्लस 7007। हमने पहले दो मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन लिया है, इक्वल्स टू मैट्रिक्स 0 0 0 0 इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 माइनस 24 इट विल बी माइनस 7, माइनस 4 माइनस के प्लस 6, ये 2 माइनस के मिलेगा, यहाँ पे भी 2 माइनस के, यहाँ के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस 7007 इक्वल्स टू क्या रहेगा 0 0 0 0। अब इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं इन दो मैट्रिसेस का, माइनस 7 प्लस 7 इट विल बी 0, 2 माइनस के प्लस 0, 2 माइनस के, 2 माइनस के प्लस 0, 2 माइनस के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 1 प्लस 7 रहेगा, के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 1 प्लस 7 मतलब ये प्लस 8 मिलेगा, इक्वल्स टू देखिए क्या रहेगा 0 0 0 0, ओके। अब देखिए हमारा इंटरेस्ट सिर्फ के का वैल्यू फाइंड करने में है। अगर हम 2 माइनस के इक्वल टू 0 लेते हैं तो भी हम के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 8 इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो भी हम के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट है के का वैल्यू फाइंड करने में। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 2 माइनस के इक्वल्स टू 0, इसका मतलब के इक्वल्स टू 2, ओके। ये के इक्वल्स टू 2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए क्या है, के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसमें के का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके देखिए। देखिए के का वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट किया हमने तो 2 का स्क्वायर हमें 4 मिलेगा, 4 प्लस 8 12 रहेगा। यहाँ पे के का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आप चाहे इसे कंसिडर करके भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर इन दोनों को इक्वल, इन दोनों को 2 माइनस के इक्वल्स टू 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ओके। तो यहाँ पे हमें के का वैल्यू 2 मिलेगा। देखिए के इक्वल्स टू 2 ऐसा ऑप्शन दिया है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी ये आंसर रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे मैट्रिसेस दिए गए हैं और इक्वल टू वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में अब यहाँ पे cos थीटा से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली क्या दिया है हमें, cos थीटा इंटू, जस्ट मिनट, ठीक है, cos थीटा इंटू क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक्स दिया है cos थीटा इंटू यहाँ एक cos थीटा sin थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अगेन साइन थीटा इंटू, देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अगर हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे अगेन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का हमें सम लेना है, इन दोनों का सम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम लेना है तो ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। ओके, अब इसमें इस टर्म को ऐड करना है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा ऐड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू 1 मिलेगा। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 रहेगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0 रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर हमें इस प्रकार से मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार का ऑप्शन हमें डी दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए अब इसी प्रकार से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बहुत ही इजी है। देखिए कुछ कुछ प्रॉब्लम में हमें आंसर फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, मतलब ऑप्शन देख के ही कुछ प्रॉब्लम में पता चल जाता है कि वहाँ का आंसर क्या रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये जो मैट्रिक्स ए हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, और नीचे ऑप्शंस है, ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए है, देन द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स ए के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। लुक हियर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, इसको देख के तो हम पता नहीं कर सकते ए स्क्वायर का वैल्यू आई रहेगा, हमें फाइंड ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बाजू में रखते हैं। अब इसकी तरफ जाते हैं, ए इज़ अ जीरो मैट्रिक्स। देखिए ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, जीरो मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, जब मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट जीरो रहेगा उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स दिया है और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें यहाँ पे चूज करना है। तो ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं रहेगा। ओके, तो ये बी ऑप्शन नहीं रह सकता है आंसर। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन सी का कहना है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, जो मैट्रिसेस सिंगुलर टाइप के रहेंगे, मतलब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। देखिए आपको देख के पता चलेगा, हम ओरली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट 0 उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, ऐसा। ठीक है ना। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया तो इन दो एलिमेंट को लेने की जरूरत नहीं रहेगी हमें, इसका आंसर 0 ही मिलेगा। जब थर्ड एलिमेंट को कंसिडर करेंगे -1, तो उसके साथ इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करके मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट +1, उसको माइनस करना है। 0 -1 और इंटू ये -1, ये हमें +1 देगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 मिल रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है, डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर टाइप का है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर टाइप का है तो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। अब बढ़ते हैं ऑप्शन डी की तरफ। ए इक्वल्स टू -1 इंटू आई, वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। इसका क्या कहना है, अगर यहां से आपने -1 बाहर लिया तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में मिलेगा। इसका ऐसा कहना है, ए इक्वल्स टू -1 इंटू आई, मतलब अगर मैट्रिक्स ए से आपने -1 बाहर लिया या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। ये मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए सेम है क्या, नहीं। ठीक है ना,
देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स डिफरेंट है, मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं है, डी करेक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहना चाहिए? ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जहां पे आपको डायरेक्टली फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे इसे हमें सॉल्व करना पड़ा, यहाँ पे भी सॉल्व किया हमने, यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बाय ऑब्जर्वेशन भी आप आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मैट्रिक्स ए दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और a⁻10 का वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन तो शायद आपको याद भी होगा क्योंकि हमने इसे सॉल्व भी किया है। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अगर सपोज हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स के करना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा को मल्टीप्लाई किया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से साइन अल्फा को मल्टीप्लाई किया, अब साइन अल्फा से कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन अल्फा से कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहेगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से माइनस साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी रहेगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, देखिए हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये रहेगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये रहेगा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका आंसर मिलेगा हमें कॉस ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस ऑफ 2 अल्फा ऐसे मिला है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये रहेगा कॉस ऑफ 2 अल्फा फिर साइन ऑफ 2 अल्फा फिर यहाँ पे माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा फिर यहाँ पे कॉस ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला है हमें? कॉस ऑफ 2, ए क्या था? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, लेकिन ए स्क्वायर क्या मिला है? कॉस ऑफ 2 अल्फा साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा कॉस ऑफ 2 अल्फा। अगर ऐसा है तो हम a⁻10 का वैल्यू क्या ले सकते हैं? ए स्क्वायर का वैल्यू कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा है, तो a⁻10 का वैल्यू क्या रहेगा? कॉस 10 अल्फा साइन 10 अल्फा माइनस साइन 10 अल्फा और फिर कॉस 10 अल्फा। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हमें आंसर दिख रहा है? कॉस 10 अल्फा साइन 10 अल्फा माइनस साइन 10 अल्फा कॉस 10 अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा गया है? एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इन द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स रहेगा, सपोज इसे हमने मैट्रिक्स ए अगर कंसीडर किया, ओके, ये 9 नंबर में दिया हुआ मैट्रिक्स सपोज हमने ए कंसीडर किया, 1 2 1 2 1 0 -1 0 1। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमें फाइंड करना है दी
एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इन द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, जिसको हमने ए कहा है, ए, ये हमें फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स ए का, इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स रहेगा, उस इनवर्स में, इस मैट्रिक्स के इनवर्स में सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो यहां पे रहेगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम में। यहां पे जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के इनवर्स में, सपोज इसका इनवर्स ए इनवर्स है, ओके, तो इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स रहेगा, उस इनवर्स में यहां का एलिमेंट हमें फाइंड करना है। ओके, देखिए स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। जब भी आपको इस प्रकार का, देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का एलिमेंट फाइंड करना रहेगा इनवर्स का, यहां पे सेकंड रो थर्ड कॉलम पूछा गया है, कुछ चेंज करके आपको पूछा जा सकता है, तो हमेशा क्या करना है, कैपिटल ए लेते, मतलब कोफैक्टर। अब कौन से एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है, देखिए, इसको इंटरचेंज करना है। सेकंड रो थर्ड कॉलम ऐसा है, तो हम यहां पे लेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम। ओके, हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स के इनवर्स में जो एलिमेंट हमें 2 3 फाइंड करना था, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहां पे हमने थर्ड रो सेकंड इंटरचेंज किया, उसको थर्ड रो सेकंड कॉलम लिया है, और अपॉन लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ओके, अब देखिए ये हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है जब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिए, तो हम फॉर्मूला लेते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या रहता है एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो एलिमेंट चेंज होंगे। 832 की जगह 823 चला जाएगा, 823 की जगह कौन चला जाएगा, 832 चला जाएगा ट्रांसपोज में। ये आपको अब समझ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। सेकंड रो थर्ड कॉलम कहा गया, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम लेना है। अगर यहां पे आपको थर्ड रो सेकंड कॉलम पूछा जाता, तो हम सेकंड रो थर्ड कॉलम यहां पे कंसीडर करते, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखिए यहां पे जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 2 1 0 -1 0 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करेंगे, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट अगर माइनस करते हैं, मतलब 0 + 1 बनेगा, समझ रहे हैं ना आप। अब सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये रहेगा 2 - 0। अब थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, +1, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देते हैं, 0 माइनस मतलब +1 0 + 1, तो ये रहेगा हमारे पास 1 × 1 -2 × 2 + 1 × 1, इसका मतलब 1 - 2 + 1 - 4 + 1, तो इसका आंसर मिलेगा हमें -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -2 है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2। अब 832 मतलब इस मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स ए में जो स्मॉल 832 एलिमेंट है उसका कोफैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, -1�3 + 2 × m32, मतलब माइनर, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है। -1�3 + 2 मतलब -1⁵, माइनस का पावर अगर ऑड नंबर आता है तो उसका आंसर हमें माइनस ही लेना है। अब m32 हम कैसे फाइंड करेंगे, माइनर लेना है, मतलब इस रो को, इस कॉलम को स्किप करना है, मतलब हमें थर्ड रो को स्किप करना है और सेकंड कॉलम को स्किप करना है। थर्ड रो को स्किप किया, सेकंड कॉलम को स्किप किया, तो क्या मिलेगा, 1120 अपॉन हमारे पास है -2, ओके। -1⁵ मतलब -1 इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 - 2 अपॉन -2, तो ये मिला हमें -1 इंटू -2 अपॉन -2, तो ये -2 इस -2 के साथ कैंसिल होगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा -1, बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपको देखिए, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है अब यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम पूछा है,
आगे जाके आपको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पूछेंगे, थर्ड रो फर्स्ट, आप किसी भी एलिमेंट का उस मैट्रिक्स के इन्वर्स में कहीं का भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप ये फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑब्जेक्टिव के रिमेनिंग क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा अक्षर का साइज़ बढ़ा सकते हो क्या। अब यहाँ अगर बोर्ड और ये मेरा जो मोबाइल फ़ोन है, इन दोनों में अगर डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ पे नियर अबाउट 2.5 फीट डिस्टेंस है। इससे ज़्यादा मैं और अगर नज़दीक लाता हूँ तो बोर्ड यहाँ पे पूरा नहीं दिखेगा ठीक से। मुझे बोर्ड राइटिंग करने के लिए भी जगह ज़्यादा लगती है, फिर भी मैं जो 3 फीट या 3.5 फीट दूर रखता था इसे, उससे मैंने और नज़दीक लिया है। आपका कमेंट आया, बाद कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, अब पहले से थोड़ा सा बड़ा अक्षर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए दिया है ऑर्डर 2 का 4 5 2 5 इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी है, जो प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, पैट्रासिस चैप्टर सीखते हुए उन प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था। जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो है, देखिए एक प्रॉपर्टी है, सपोज के ए इनवर्स अगर ऐसा है तो इसको हम लिखते हैं 1/k इंटू ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी है। वहाँ का k क्या रहेगा, स्केलर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो 2a इनवर्स इसका डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट हम बाजू में ही रखेंगे, डिटर्मिनेंट बाद में लेते हैं, पहले हम 2a इनवर्स को देखते हैं। क्या लिख पाएंगे, 2a इसका इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/2 इंटू ए इनवर्स बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो अब इससे हम शुरुआत करते हैं। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स इक्वल्स टू लिखते आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है ना, 1/2 और फिर a इनवर्स। हमें पता है इनवर्स सिर्फ किसका, इनवर्स सिर्फ मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होगा। अब 2 का इनवर्स मतलब उसका रेसिप्रोकल, 2 का इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, ये क्या रहेगा 1/2 इस प्रकार से। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2 इंटू ए इनवर्स, ये हमें यहाँ पे मिला है। अगर सपोज यहाँ पे फिर से हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी हमारे पास है, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ के बी अगर ऐसा रहा, कोई एक आधा मैट्रिक्स है बी, के बी मतलब मैट्रिक्स बी को k से मल्टीप्लाई किया, उसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। व्हाट इज n हियर, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए दिया है हमें, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स इक्वल्स टू, ये 1/2 को अगर हमें डिटर्मिनेंट के बाहर लेना है तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। और ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, ये जो स्केलर आप बाहर ले रहे हो, इस स्केलर का पावर आपको उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब इस स्केलर को 1/2 को बाहर लेते समय इसका पावर हमें 2 लेना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट में हमारे पास रहेगा फिर ए इनवर्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस 2 इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 है, इसलिए हमने 1/2 का पावर 2 लिया है। ठीक है, देयरफॉर लुक हियर, अब हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू, और एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की जगह लिखते हैं हम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी हमारे पास सिंस, यहाँ लिखता हूँ मैं, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, नाउ therefore डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है,
मैट्रिक्स ए इज 4 5 2 5। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 2 5 इक्वल्स टू 20 माइनस 10। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 10। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 10। ये यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/10। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 1/40। ठीक है, ठीक तरह से इसे समझ लीजिए। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। ओके, अब इस प्रकार का आंसर कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ये आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको मैं अब रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी है। यहां पे हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हैं, ध्यान से देखिए। और ऐसा है तो वहां हमें एक्स वाई जेड के वैल्यू पूछे गए हैं, एक्स वाई जेड के। अब बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेंगे। जाहिर सी बात है, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आने चाहिए। मतलब x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या मिलना चाहिए? x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और z इक्वल्स टू 3। ये ऐसा रहना चाहिए बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब हम क्या करेंगे, हम हर एक ऑप्शन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो ऑप्शन, अगर ऑप्शन ए इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। सपोज हमने ऑप्शन ए यहाँ पे कंसिडर किया। ऑप्शन ए क्या है? 0 माइनस 3 और 3। इनको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले इक्वेशन में तो देखिए क्या मिलेगा, 0 माइनस ऑफ माइनस 3 और फिर माइनस 3। इट विल बी, देखिए हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया, 0 माइनस 3 3, 0 माइनस ऑफ माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम। यहाँ पे माइनस वाई, देखिए यहाँ था x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू था। अब ये माइनस वाई प्लस जेड लेना है तो यहाँ माइनस वाई का वैल्यू हमें माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 3 इक्वल्स टू 6। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ के तीनों इक्वेशन को पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन दूसरे इक्वेशन को उसने तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब हम ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? देखिए ऑप्शन बी है 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं पहले इक्वेशन में। x माइनस वाई माइनस जेड, इसका आंसर हमें 0 मिलना चाहिए। तो ये रहेगा 1 माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 3। ओके, हमने x का वैल्यू 1, y का वैल्यू माइनस 2 और z का वैल्यू माइनस 3 सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये मिलेगा 1 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे यहाँ पे भी पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? माइनस वाई प्लस जेड। वाई का वैल्यू हम माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस जेड का वैल्यू हमें यहाँ पे माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना, माइनस वाई प्लस जेड इस प्रकार से। नाउ जेड का वैल्यू, यहाँ पे जेड का वैल्यू लेट मी टू सी, एक बार मुझे चेक करने दो यहाँ मैंने वैल्यू सही लिखे हैं क्या। 1 माइनस 2 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे 3 है। ओके, 1 माइनस 2 3। अगर 1 माइनस 2 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये प्लस 3 मिल रहा था ये इक्वेशन में, तो यहाँ पे ये प्लस 3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, 1 प्लस 2 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस 3 लेना है। अब यहाँ पे भी हम प्लस 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए माइनस 2 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ओके, दूसरा इक्वेशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब तीसरा इक्वेशन देखते हैं हम।
तीसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 3, यहाँ पे z का वैल्यू 3 दिया है, तीसरा भी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी तीनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ का आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए सिर्फ हमने सब्स्टिट्यूट करके देखा है। ओके, अब इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही ईजी, सिर्फ हमने ऑप्शन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमें क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, फिर इसके बाद का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 11। ठीक है ना। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। पहले ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारे पास है x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 3। अगर ये एक्स वाई जेड के वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ऑप्शन ए आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन ए आंसर नहीं रहता है तो हम ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, अगर बी नहीं रहता है तो सी की तरफ जाएंगे, अगर सी नहीं रहता है तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे पहले इक्वेशन का अगर हम LHS लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, पहला इक्वेशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरे इक्वेशन का LHS लेते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस 2z। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू माइनस 2 प्लस z का वैल्यू 3 लेना है, 2 इंटू 3 ये रहेगा 6। ओके, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 6 5, दूसरा इक्वेशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब तीसरा इक्वेशन का LHS लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस जेड। ओके, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया। अब z का वैल्यू हमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3 1। यहाँ पे तीसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन ए ही यहाँ का आंसर है। अब हमें ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए भी हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये मैट्रिक्स ए जो दिया है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए। कौन सा मैट्रिक्स है ये? डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या दिया है, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अगर 3 बाहर लिया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब a इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 3i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अगर i को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मैट्रिक्स a मिलेगा। देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू n माइनस 1। व्हाट इज n? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स a का ऑर्डर। अब यहाँ पे मैट्रिक्स a का ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू 3 माइनस 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर मिलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, वाई? बिकॉज यहाँ का ऑर्डर कितना है, 2, 2 इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स a का ऑर्डर 2 है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से सपोज जो दिया है, जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है उसको हम लेते हैं। किसका वैल्यू हमें फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज, इसको हम एज इट इज रखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर। इसका मतलब ये मिलेगा हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू, a का वैल्यू कितना है, 3i, इट विल बी
3i, ओके 3i, और यहाँ पे क्या रहेगा इसका क्यूब, ठीक है ना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ओके। लेकिन ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3i है, ठीक है। अब इसे बाहर लेते समय देखिए, पहले हमने प्रॉपर्टी देखा था, लुक हियर, हमारे पास प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ के बी इक्वल्स टू, लुक हियर, के रेज टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी है, k रेज टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। व्हाट इज n? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, n मैट्रिक्स B का ऑर्डर है, ओके। अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा, अगर इस 3 को हमें बाहर लेना है तो ये रहेगा 3, ओके, 3 रेज टू n, 3 रेज टू n, ओके। और फिर यहाँ पे रहेगा 3 रेज टू n मतलब 3 क्यूब, क्योंकि यहाँ का ऑर्डर 3 है, 3 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ i, ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ i, और इसका हम यहाँ पे ले सकते हैं क्यूब, ठीक है ना। 3 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ i, और इसका कंप्लीट, इसका हमें क्यूब लेना है, सॉरी, इस प्रकार से समझ रहे ना आप। 3 क्यूब हमने क्या किया, सिर्फ इस 3i के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3i के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज किया है, क्या प्रॉपर्टी यूज किया है, इसका प्रॉपर्टी हमने इस प्रकार से यूज किया है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ i के लिए। इसको हम बाजू में रखते हैं, ओके, इसे हमने अब बाजू में रखा, ये ब्रैकेट का क्यूब अलग है, अलग है ब्रैकेट का क्यूब, इस प्रकार से रहेगा, ओके। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ i? डिटर्मिनेंट ऑफ i समझ रहे ना आप, हमने क्या किया, देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ के बी है तो के रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ 3i है तो 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i, ये 3 को हम बाजू में रखेंगे, सिर्फ इसका, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 3i के लिए हमने इतना यूज किया है, ओके। अब देखिए ये क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट, ये 3 क्यूब तो एज इट इज है, डिटर्मिनेंट ऑफ i का वैल्यू 1 रहेगा, देख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ i का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो यहां पे ये मिलेगा इसका क्यूब, ठीक है, मतलब 3 क्यूब इंटू 1 क्यूब, 3 क्यूब इंटू 1 क्यूब, इसका मतलब 3 क्यूब और ब्रैकेट का क्यूब रहेगा, क्योंकि 3 क्यूब इंटू 1 मतलब 3 क्यूब ही रहेगा, 3 क्यूब और ब्रैकेट का क्यूब, तो यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा हमें 3 रेज टू 9, ये 3 इंटू 3 रेज टू 9 बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, समझ रहे ना, यहाँ पे हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज यूज की है, ओके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इक्वेशंस दिए हैं और उन इक्वेशंस का हमें यहां पे क्या सॉल्यूशन रहेगा ऐसा पूछा गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। चलिए इन इक्वेशंस को लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास इक्वेशंस है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब ये x प्लस वाई इक्वल्स टू अगर 2 है तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स रहेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे जो MCQ दिए हैं इनमें से बहुत सारे MCQ ऑलरेडी AIEEE या फिर अदर स्टेट के CET में पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन AIEEE को पूछा गया है, तो ये MCQ बहुत ही अच्छे हैं आपको जो MCQ यहाँ पे दिए हैं। और जनरली ऐसा ही होता है हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम में जो MCQ आता है जनरली ये MCQ या तो MST CET में पूछे गए होते हैं या फिर पूछने वाले होते हैं।
या फिर किसी AIEEE जब था, अब तो AIEEE नहीं रहा, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है किसी अदर स्टेट के, उन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं, इन प्रकार के क्वेश्चंस आपको जनरली MCQ में दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 - x है, ये वैल्यू अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, देखिए 2x + 2 इंटू, मैंने यहाँ पे y का वैल्यू 2 - x रखा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट था, इसमें से मैंने y इक्वल्स टू 2 - x लिया, ये y माइनस इस इक्वेशन से मैंने y इक्वल्स टू 2 - x लिया, ये y का वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वल्स टू 3, चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस y का वैल्यू है 2 - x। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 2 इंटू 2 4 - 2x इक्वल्स टू 3। जनरली हम क्या करते हैं, देखिए ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, एट ए टाइम सॉल्व करना, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, y का वैल्यू 2 - x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये भी एक तरीका है इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का। दूसरा एक तरीका है हम अलजेब्रिक मेथड भी यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने मैट्रिसेस में भी मेथड सीखे हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज करके हम सॉल्व करते हैं उसे, रिडक्शन मेथड यूज करके हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें तो यहाँ पे मेथड कौन सा यूज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि इसका जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इसे लागू होता है। ठीक है, अब 2x - 2x अगर कैंसिल करते हैं तो 4 = 3 मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्या? 4 = 3 पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसे अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करने को जाते हैं, देखते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, तो यहां पे हमें 4 = 3, मतलब अजब गजब रिजल्ट हमें मिल रहा है, बराबर है ना। ये पॉसिबल ही नहीं है, 4 = 3 पॉसिबल है क्या? इसका मतलब क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस यहाँ पे दिए हैं, हैज नो सॉल्यूशन, इनको किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए यहाँ का आंसर रहेगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन CET में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अब देखिए स्क्रीनशॉट तो लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया है, दो मैट्रिसेस है, एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स 10B है, ऐसे दो मैट्रिसेस हैं, और क्या कहा गया है, B इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, B इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, इसका मतलब क्या, B = A इनवर्स। ठीक है ना, क्या दिया है, B इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, इसका मतलब क्या, मैट्रिक्स A का इनवर्स B है, इसका मतलब A इनवर्स = B, या फिर B = A इनवर्स, ऐसा भी ले सकते हैं हम। देयरफॉर B = A इनवर्स। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा कौन से मैट्रिक्स में है, 10B में है। ओके, इसका मतलब देखिए 10B = क्या रहेगा, 10B = 10A इनवर्स, बराबर है, और 10A इनवर्स = हमारे पास 10B = क्या है, देखिए 10B = क्या है, 10B = 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 - 2 3, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स B में हम A इनवर्स अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें 10A इनवर्स = क्या मिलेगा, 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 - 2 3। ठीक है, इसका मतलब A इनवर्स = क्या रहेगा, A इनवर्स = 1/10 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 - 2 3। ठीक है, अब हमारे पास आइडेंटिटी है कौन सी, A × A इनवर्स = I, पता है ना आपको, या फिर A इनवर्स, ऐसे भी आइडेंटिटी है, A इनवर्स × A = I। आप कौन सी भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, A इनवर्स × A = I, इसका मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखता हूं मैं, लुक हियर, A इनवर्स × A = I, अगर ये हम यहाँ पे यूज करते हैं, A इनवर्स
तो ये है मैट्रिक्स हमारे पास 1/10 1/10, फिर यहाँ पे 4 2 2 -5 0 अल्फ़ा 1 -2 3, और यहाँ पे मैट्रिक्स ए लेते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स ए? 1 -1 1 2 1 -3 और फिर 1 1 1, और इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना? अब देखिए इन मैट्रिसेस में सपोज ये सेकंड रो में आ रहा है, अगर हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट लिया तो इसका आंसर हमें 1 मिलना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ दीज बोथ मैट्रिसेस इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कब मिलेगा एलिमेंट? जब हम सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये एलिमेंट कब मिलेगा? जब इधर के सेकंड रो से इधर के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप? देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट यहाँ पे 1 मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट 0 मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट 0 मिलेगा। चाहे तो आप देख सकते हो, सपोज हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 4, 2 × 2 4, 4 + 4 8, 2 × 1 2, 8 + 2 10, बाहर कितना है? 1/10, 1/10 × 10 1, देखिए 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट कब मिलेगा? जब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ये एलिमेंट कब मिलेगा? जब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ये एलिमेंट कब मिलेगा? जब फर्स्ट रो से हम थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट रो से यहाँ के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 1/10 हमने क्या किया? फर्स्ट रो से फर्स्ट रो नहीं, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? अगर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 मिलेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -5 × 0 ये -5 रहेगा, -5 × 1 -5 रहेगा, 0 × 2 ये 0 होगा, और अल्फ़ा × 1 ये हमें अल्फ़ा मिलेगा, और बाहर कितना है? 1/10। समझ रहे ना आप? और इक्वल टू ये एलिमेंट मिलेगा 0। मैंने ये लिया है आपको, आप सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो मैंने ये एलिमेंट लिया है। अगर आप सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये एलिमेंट ले सकते हो। अगर आप सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये एलिमेंट ले सकते हो। ठीक है? अब इस 10 को, ये मैंने इक्वल टू 0 क्यों लिया? क्योंकि इस 10 को अगर इधर ट्रांसफर करूंगा तो 0 मिलेगा मुझे। ठीक है? देयरफॉर -5 + अल्फा = 0। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू हमें 5 मिलेगा। ओके, अल्फा का वैल्यू 5, ये क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन डी में आ रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन डी रहेगा इसका। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक में कुछ चैप्टर में क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं रहेगा, और आपको देखते हुए भी आप जब ये वीडियो देखोगे तब भी आपको थोड़ा ज़्यादा ये वीडियो देखने के लिए समय लगेगा। तो हम ये करते हैं कि जिस चैप्टर में क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है उन चैप्टर के वीडियोज़ हम 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे। जैसे आज का मैट्रिसेस जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें टोटल 15 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे। अब हर ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से डिस्कस करना है, हर एक स्टेप को क्लैरिफाई करना है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हम इस मैट्रिसेस चैप्टर को 3 या 4 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज यहीं पे हम रुकते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे टोटल हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए। क्वेश्चन फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। फिर उसके नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 2 या 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन वीडियोस को आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी HSC 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल किसी भी यूट्यूब चैनल पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस के वीडियो अवेलेबल नहीं है, PN सर इस यूट्यूब चैनल को छोड़ के। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी,
और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को व्यूज़ हमें मिलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ से इन वीडियोस को लाइक आनी चाहिए। वीडियो देखे बाद आपने कमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि यह सब बातें हमें मोटिवेट करती है, हमें इससे इंस्पिरेशन मिलेगा। हम अगर मोटिवेट होते हैं तो हमारा स्पीड भी बढ़ेगा और इन्हीं प्रकार के वीडियोस, सभी चैप्टर्स के वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड करने का हमारा प्रयास जो है, हमारा जो स्पीड है वो स्पीड भी हमारा बढ़ेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन सभी वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और मेरा जो ऐप है लर्निंग ऐप, PN सर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको वहाँ पे भी अवेलेबल मिलेंगे। साथ में हम कुछ PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और वहाँ पे हम आपके ऑनलाइन टेस्ट, नंबर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट आपके डिस्क्रिप्टिव रहे या फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।